नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कभी-कभी विवादास्पद प्रावधान पर बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि ये है क्या, कब लगता है, कैसे लगता है और इसका असर क्या होता है। कोशिश यही रहेगी कि इन दस्तावेजों से मुख्य बातें निकालें, समझें कि देश की सुरक्षा और हमारे अधिकारों के बीच वो संतुलन कैसे बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है असल में? दस्तावेज कहते हैं कि ये तब लगता है जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो। जी। और खतरा किससे? युद्ध से, बाहरी हमले से या फिर सशस्त्र विद्रोह से। सशस्त्र विद्रोह, हाँ। और ये खतरा वाकई हो या बस होने की गहरी आशंका हो, दोनों ही मामलों में घोषणा की जा सकती है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो मूल संविधान था उसमें सशस्त्र विद्रोह नहीं था। अच्छा, तो क्या था? उसमें आंतरिक अशांति शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। और दस्तावेज बताते हैं कि ये बदला गया 1978 में 44वें संशोधन से। बिल्कुल। तो ये सिर्फ शब्द बदलने वाली बात तो नहीं होगी, मतलब कोई खास वजह रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी वजह थी। देखिए, आंतरिक अशांति शब्द काफी अस्पष्ट था, बहुत वाइड था और इसका दुरुपयोग हो सकता था, ऐसी चिंताएं थीं, जैसा कि 1975 के आपातकाल के समय महसूस भी किया गया। तो सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन, ये ज्यादा ठोस, ज्यादा सीमित आधार है। ये 44वें संशोधन का एक बड़ा कदम था शक्ति पर अंकुश लगाने की दिशा में। समझ गया। और इसी संशोधन ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया था ना, राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर। जी हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। पहले क्या था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति घोषणा कर सकते थे। हाँ। पर अब 44वें संशोधन के बाद ऐसा नहीं है। अब राष्ट्रपति केवल और केवल पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं। लिखित सिफारिश पूरे मंत्रिमंडल की? हाँ, लिखित, रिटन रिकमेंडेशन। ठीक है। ये फैसला लेने की प्रक्रिया को ज्यादा सामूहिक, ज्यादा जिम्मेदार बनाता है, सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं। ठीक है। तो मान लीजिए मंत्रिमंडल ने लिखित में सलाह दे दी, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, फिर क्या आगे की प्रक्रिया क्या है? क्या संसद का कोई रोल है इसमें? निश्चित रूप से बहुत अहम रोल है। घोषणा होने के 1 महीने के अंदर अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराना होता है। दोनों सदनों से? लोकसभा और राज्यसभा? जी हाँ, दोनों से। और वो भी साधारण बहुमत से नहीं, तो विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही वोटिंग के समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3। बाप रे, 1 महीना और विशेष बहुमत, ये तो काफी सख्त प्रक्रिया है। और ये सख्ती भी 44वें संशोधन से ही आई है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? नहीं, पहले मंजूरी के लिए 2 महीने का वक्त मिलता था और साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी काफी था। तो ये बदलाव क्यों? मकसद साफ था। आपातकाल जैसा गंभीर कदम उठाने के लिए संसद की एक मजबूत, सोची समझी सहमति हो, आसानी से ना हो जाए। ठीक है। एक बार मंजूरी मिल गई, फिर ये कब तक चलता है? एक बार में 6 महीने तक। सिर्फ 6 महीने? हाँ, और अगर इसे आगे बढ़ाना है तो फिर से वही प्रक्रिया। हर 6 महीने पर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदन लेना होगा। हर 6 महीने पर? जी। इस तरह अगर संसद की सहमति मिलती रहे तो इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, थियोरेटिकली। तो लागू करना और जारी रखना दोनों ही काफी नियंत्रित हैं, पर इसे खत्म कैसे करते हैं? क्या वो भी मुश्किल है? नहीं, खत्म करना तुलनात्मक रूप से आसान है। राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी समय एक दूसरी घोषणा करके इसे वापस ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए संसद की जरूरत नहीं? नहीं, वापस लेने के लिए संसदीय अनुमोदन नहीं चाहिए। और एक और तरीका है जो 44वें संशोधन ने जोड़ा। वो क्या है? लोकसभा को एक खास पावर दी गई है। अगर लोकसभा के कम से कम 10% सदस्य एक प्रस्ताव रखते हैं कि आपातकाल जारी न रखा जाए, और लोकसभा उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा वापस लेनी ही पड़ेगी। मस्ट रिवोक। दिलचस्प, यानी लगाने के लिए विशेष बहुमत और हटाने के लिए लोकसभा का साधारण बहुमत भी काफी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह का चेक और बैलेंस है। पावर टू इम्पोज इज डिफिकल्ट, पावर टू रिवोक इज ईजियर। सही बात है।
अब एक और अहम सवाल, अदालतें, क्या हमारी न्यायपालिका इस घोषणा की समीक्षा कर सकती है? मतलब कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है? यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट भी 44वां संशोधन ही लाता है। कैसे? देखिए, पहले 1975 में 38 संशोधन ने कहा कि आपातकाल की घोषणा फाइनल है, उस पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। अच्छा, लेकिन 1978 में 44वां संशोधन ने उस रोक को हटा दिया। तो अब समीक्षा हो सकती है। हाँ, और फिर 1980 में एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स, हाँ सुना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, इट इज जस्टिसेबल। तो अदालत किस आधार पर दखल दे सकती है? कोर्ट ने कहा कि अगर ये पाया जाता है कि घोषणा दुर्भावना से की गई है, मतलब मालिफाइड है, या फिर ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो पूरी तरह अप्रासंगिक है, मतलब इररेलेवेंट है या बेतुके हैं, तो अदालत उस घोषणा को रद्द कर सकती है। मतलब सरकार की मनमानी पर एक न्यायिक अंकुश है। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आम लोगों को सबसे ज्यादा छूता है, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जी, दस्तावेजों में अनुच्छेद 358 और 359 का जिक्र है, ये क्या है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपातकाल का सीधा असर मौलिक अधिकारों पर पड़ता है, और ये दो अनुच्छेद बताते हैं कि कैसे। पहले 358 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ युद्ध या बाहरी आक्रमण। हाँ, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं मिली हैं हमें, जैसे बोलने की आजादी, सभा करने की, कहीं भी आने जाने की, बिल्कुल, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं। अपने आप ऑटोमेटिकली। हाँ, इसके लिए अलग से कोई आदेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये हर तरह के आपातकाल में होता है? नहीं, यहीं पर 44वें संशोधन ने एक और सुरक्षा दी है। ये स्वतः निलंबन सिर्फ तब होता है जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा हो। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित नहीं होता। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ठीक है, ये तो हुआ अनुच्छेद 358। अब अनुच्छेद 359, वो इससे अलग कैसे है? अनुच्छेद 359 थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये किसी मौलिक अधिकार को सीधे सीधे निलंबित नहीं करता। तो फिर? ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो एक आदेश जारी करें, और उस आदेश के जरिए वो कुछ खास मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ अदालत जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अच्छा, यानी अधिकार रहता है पर उसे लागू कराने के लिए कोर्ट जाने का रास्ता बंद हो सकता है। बिल्कुल, द राइट इटसेल्फ इज नॉट सस्पेंडेड, but the right to move court for its enforcement can be suspended. और ये स्वतः नहीं होता, राष्ट्रपति को आदेश निकालना पड़ता है। जी, आदेश निकालना पड़ता है, और उस आदेश में ये बताना भी होता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट जाने पर रोक लगाई जा रही है, और ये रोक कब तक लागू रहेगी। और क्या सारे मौलिक अधिकारों पर ये लागू हो सकता है? नहीं, यहाँ भी 44वां संशोधन ने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा दी है। वो क्या है? संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के हनन के खिलाफ कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं। अनुच्छेद 20 और 21 यानी अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एग्जैक्टली, ये दो अधिकार आपातकाल में भी सुरक्षित हैं। आप इनके हनन के खिलाफ हमेशा कोर्ट जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो कुल मिला के देखें तो अनुच्छेद 352 देश की सुरक्षा के लिए एक असाधारण शक्ति तो देता है केंद्र को। हाँ, देता है। लेकिन 1975 के अनुभवों ने सिखाया, और फिर 44वें संशोधन ने कई सारे सेफ्टी वॉल्व लगा दिए, जैसे मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, संसद का कड़ा नियंत्रण, विशेष बहुमत, न्यायिक समीक्षा की संभावना, और सबसे जरूरी, मौलिक अधिकारों पर असर को सीमित करना, खासकर अनुच्छेद 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन सिर्फ कुछ मामलों में, और अनुच्छेद 20 और 21 का पूरा संरक्षण। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान चरम स्थितियों से निपटने की जरूरत और व्यक्ति की आजादी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये चेक और बैलेंस का सिस्टम है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा अनुच्छेद 352 पर।
ये दिखाता है कि कैसे संवैधानिक प्रावधान समय और अनुभव के साथ विकसित होते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात ये हो सकती है कि ये जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, जो कागज पर इतने मजबूत दिखते हैं, वो असल में किसी गंभीर संकट की घड़ी में कितने कारगर साबित होते हैं।